में बनवा लेना, परेशानी के अंदर नहीं पड़ना है। चलिए देखो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस का। यही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। 15 क्वेश्चन जीके, 15 जीएस, 15 मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग ये है, पेपर आपका 100 नंबर का होता है, फिजिकल आपका 100 नंबर का होता है। क्लियर है जी? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगाज करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों का देखिए टेस्ट होने वाला है। फिजिकल के लिए आपको, अगर आप 35 क्वेश्चन भी करोगे तो बाकायदा आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जिसका स्कोर लगभग 42 या 45 प्लस रहेगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर है? तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को दमदार करना है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बहुत कम बचा है, दिन रात एक कर दीजिए, जितनी शरीर में आग है, जान है। अरे पढ़ना ही तो है, पढ़ाई करने से कहीं जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिंदगी बन जाएगी अगर मेहनत करोगे। दिन रात मेहनत कीजिए, सुबह फिजिकल कीजिए, पूरे दिन पढ़ाई को बिल्कुल जोश, जुनून, जज्बे के साथ करते रहिए। मैथ वीक है, मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। साइंस नहीं आता, साइंस में प्रैक्टिस कीजिए। जीके नहीं आता, जीके पढ़िए। पढ़ना ही तो है। जब पढ़ के नौकरी लग सकते हैं तो फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? मेहनत करो दमदार तरीके से। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल रात को दलालों के सपने नहीं आएंगे, फौज की वर्दी के सपने आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मणिपुर की राजधानी कहां है? कोहिमा, इंफाल, गंगटोक, आइजोल। पढ़ना अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है। ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम के लेवल का नहीं, वो मैटर भी पढ़ लेते हैं, नहीं। जो फौज में छपेगा, पूछा जाएगा, वही आपको पढ़ना है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, फौज के पेपर में राजधानी का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, कोई इसे रोक नहीं सकता। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्लियर है जी? सिक्किम की राजधानी बाकायदा आपकी बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल वेरी इंपॉर्टेंट है, फौज के पेपर में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आने दीजिए फटाफट, फटाफट आने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। प्लीज आर्मी साइड पे करवाइए। क्या करवाइए मेरे भाई? आर्मी में साइड पे जो प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपको, यूट्यूब पे करवा रखा है मेरे भाई, ठीक है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो बिल्कुल ऑप्शन इसका जो ए बता रहे हैं अमेरिका, वो नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। फौज के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य है ये रूस से लिए गए हैं। ये भी आप सभी योद्धाओं को ध्यान रखना है। बिल्कुल पॉलिटिकल के अंदर हम पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर है जी गुरुदेव? और स्टैटिक जी के बिल्कुल मार्च के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक जी के। दूसरे टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक टीचर आपको अभी जी के ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी बाजुओं में इतनी ताकत रहेगी कि ससुरा क्वेश्चन कहां से भी आए गलत नहीं होगा। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 22 अप्रैल, 8 मार्च, 10 दिसंबर। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दीजिए। बिल्कुल एक बार सभी नौजवानों की नजरें सामने होनी चाहिए। टेस्ट पेपर लगाना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? नो मकरागिरी। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गुरुजी 8 सितंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बाकायदा फौज के बहुत सारे पेपरों में यह क्वेश्चन आया हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, गुरुजी नहीं भूलेंगे क्योंकि पड़ोसी बाद में जीने नहीं देंगे। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस ध्यान रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है जी? फटाफट छापते रहिए अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे गणेश वासुदेव मावलंकर, हीरालाल जे कानिया, शिव कुमार सेन, बी.एन. राव। फटाफट बताइए भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को एक बार दबा के शेयर कीजिए फटाफट, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं। हाँ, नर्सिंग का बैच भी स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन में, जुड़ जाओ समय रहते। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखना, फौज के पेपर में बाकायदा ये क्वेश्चन आएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो ध्यान रखना लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला जी है। ठीक है। सुकुमार सेन, ध्यान रखना भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी.एन. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखो, पुरंदर की संधि किस सन में हुई? 622 ईस्वी, 1722, 1919, 1665। पुरंदर की संधि किस सन में हुई? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पुरंदर की संधि कब हुई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पुरंदर की संधि आपकी कब हुई? 1665 में हुई। 622 में ध्यान रखना हिजरी संवत का काल है। 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1919 में वर्साई संधि हुई। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी गुरुदेव? अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में पन्ना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आपको बताना है ये किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, चांदी, हीरा, लोहा। बताइए फटाफट। और जितने भी नए बच्चे हैं बिल्कुल अलार्म सेट कर लीजिए, रोजाना शाम 7:50। जब तक तन पे वर्दी नहीं होती, वर्दी नहीं लगती, कंधों पे सितारे नहीं लगते, इस क्लास को मिस नहीं करना है। ये रोजाना इसी टाइम आपकी क्लास होगी 7:50 पर। रोजाना लगाना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। रोजाना सुबह आपको फिजिकल करना है और दिन भर पढ़ाई करना है। अगर 2-4 महीने बिल्कुल इस समय का अगर सही सदुपयोग किया तो सपने आपके साथ होंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, इसका राइट आंसर होगा हीरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से केरल का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, बिहू। केरल का शास्त्रीय नृत्य आप सभी नौजवानों को बताना है। सेशन को दबा के शेयर कीजिए। ससुरे लाइक नहीं कर रहे, कौन मकरागिरी कर रहा है? अरे कौन मकरागिरी कर रहा है भाई? मनीष भाई लाइक नहीं ठोका आपने अभी तक। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है, यह आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, बिहू असम, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड। फटाफट आने दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हिंद महासागर जो बता रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बता रहे। प्रशांत महासागर, ध्यान रखना आपकी बार फौज के पेपर में क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। लेकिन ऑप्शन में दे रखा था पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, पैसिफिक ओशियन। क्लियर है? बाकायदा ये फौज के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आर्कटिक महासागर छोटा महासागर है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां स्थित है? बिल्कुल छपेगा आपके एग्जाम में, देहरादून, लखनऊ, कटक, दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
आने दीजिए फटाफट। हाँ भाई, एनए का न्यू बैच एप्लीकेशन में स्टार्ट हो गया, क्लास 20 फरवरी से चलेगी, फटाफट जुड़ जाओ। जीडी का हो गया है ट्रेडमैन, ऑल ट्रेड के बैचेस स्टार्ट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां स्थित है? तो यह है आपका लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, क्लियर है जी। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है, कटक उड़ीसा में, यह आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी 18 साल अबव एज है वो बच्चा बना सकता है, जिसकी 17.5 है उसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि सर हाँ कंपलसरी देखिए आपको जब ज्वाइनिंग भेजा जाएगा ना उस समय आपके पास वो होना चाहिए, क्लियर है। निश्चिंत रहो, मस्त रहो। चलो, मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में ससुर आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखना आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। और इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटे का होता है, क्लियर है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? डेफिनेट आपके एग्जाम में छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुंबिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ गुरुजी? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कपिल वस्तु, लुंबिनी, नेपाल। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई, ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता किसने लिखी? वाल्मीकि, वेदव्यास, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। भगवत गीता किसने लिखी यह आप सभी को बताना है। प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग करना है कि हमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्लियर है। चलो, भगवत गीता किसने लिखी यह आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश सभी वर्दी के दीवाने, देश की आन बान शान, देश के रण वाकुरे। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भयंकर तूफान मचा हुआ है, धक्का मुक्की हो रही है। भगवत गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी, क्लियर है जी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास जी ने। गीतांजलि पुस्तक के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। एमएलए बनने की न्यूनतम आयु आपको बताना है, बाकायदा ये फौज की पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी को पता है एमएलए के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने दीजिए फटाफट। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है, हजारों झीलों की भूमि, ठीक है जी गुरुजी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, अरे बी नहीं होगा ससुरे, बी ठोक रहे हैं, ए होगा इसका। फिनलैंड
हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। मतलब पढ़ाई के अंदर तो बहुत कमजोर हो भाई आप सभी। आपको पता है यूट्यूब पे हमने एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्लियर है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। यूट्यूब पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पे। क्वेश्चन क्या था? ताशकंद समझौता कब हुआ? और उसके अंदर लगभग 70% नौजवानों ने उत्तर 1971 बता दिया। मात्र 40% या 30% बच्चे थे जिन्होंने राइट बताया कि 1966 में हुआ। कमजोर है आप, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, ससुरे मकरागिरी कर रहे हैं, बी चिपका दिया तो बिल्कुल बी के आंसर आ रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करो, ठीक है? अब हंस रहे हैं, मुर्गे बन जाओ सभी। बिल्कुल पूछा था ना, उसमें आप जाके देख सकते हो 70% बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ताशकंद समझौता कब हुआ, और हमने कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया कि हाँ बच्चे उसी पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए इसी अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेट किए हुए हैं ताकि बच्चा पढ़ेगा और पढ़ते ही उसे गलत चिपका देगा। तो इन चीजों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखिए, अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट। 15 में से क्या स्कोर रहा आपका? 12 या 13 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जितना स्कोर आपका हो रहा है बिल्कुल फौज के पेपर में उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। आगे देखो, अब हम साइंस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करेंगे। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है AgAuNaW। सोडियम का रासायनिक चिन्ह आप सभी नौजवानों को बताना है। सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई मेरे लाडले। आने तो फटाफट। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है गुरुदेव? सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na, लैटिन नाम है नेटियम। सोडियम को ध्यान रखना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है और चाकू से भी बिल्कुल काटा जाता है। Ag, फौज के पेपर में बाकायदा क्वेश्चन आता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। Au ध्यान रखना, सोने का रासायनिक प्रतीक है। और टंगस्टन का है W, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। रासायनिक प्रतीक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाकायदा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट बताइए। सर हमको क्लास लेना है, आर्मी स्टडी ऐप से लो, फटाफट जुड़ जाओ, टाइम बहुत कम बचा है। अब सोचने जितना समय नहीं बचा है कि हाँ अब आगे क्या होगा। क्लियर है? एजी सुनो, अच्छा ये राजस्थानी लग रहे हैं जो कह रहे हैं ना एजी सुनो, कब आओगे? चलो, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। साइटोलॉजी, कोशिका सेल का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फौज के पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या गुरुजी? साइटोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन, वेग, बल, ये सभी। सदिश राशि बताइए, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है। सेशन को शेयर कीजिए, बिल्कुल 4000 देश के रण बांकुरे मैदान के अंदर आने वाले हैं फटाफट। और दिन भर में 40-50 हजार नौजवान टेस्ट को देखते हैं, पता नहीं शाम को क्या हो जाते हैं। इसी टाइम 7:50 पे अपना टेस्ट होता है, बिल्कुल आपके दमदार एग्जाम तक चलेगा इसी प्रकार के टेस्ट। सदिश राशि कौन सी है? तो गुरुदेव सारी की सारी सदिश राशियां हैं, ऑप्शन इसका डी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में यह 7 रंग किस क्रम में है? बाकायदा ये क्वेश्चन फौज के पेपर में पूछा जाएगा, स्टार लगा लो, रट लो, क्योंकि नौजवान कंफ्यूज होते हैं यहां पर। चलो बहुत बढ़िया, 4000 बच्चे लाइव हो गए, लेकिन लाइक अभी 2000 है। ये नालायक कौन है रे? ये मोहित है? कौन है ये? मकरागिरी कौन कर रहा है जिसने लाइक नहीं किया है? अभी ऑनलाइन पिटाई कर देंगे आपकी। चलो, सूर्य के प्रकाश में यह 7 रंग किस क्रम में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VIBGYOR, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट होगा। हिंदी के अंदर बेनिया है, पनीला। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
अपारगम्य, पारगम्य, अर्ध पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। 2017 फौज का पेपर, ध्यान रखना, पेपर लीक हो गया था, आउट हो गया था, दोबारा हुआ था, बहुत हार्ड पेपर बना था और बाकायदा उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये अर्ध पारगम्य होती है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन, फ्लेमिंग। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट आने दीजिए। किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया, यह आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया, यह आपको ध्यान रखना है। E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन, यह आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों की तस्वीर खींचना, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तस्वीरों का संश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलो, फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है। आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज, न्यूटन, वेबर, जूल। आवर्ती का मात्रक क्या है बताइए? तो बिल्कुल गुरुदेव, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है, बल का एसआई यूनिट न्यूटन है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर है, कार्य ऊर्जा का जूल है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? इथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मीथेन तथा ब्यूटेन, ईंधन तथा ब्यूटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में बाकायदा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फटाफट आने दीजिए जितने भी देश के भावी फौजी है। एक बार यार सभी नौजवान ईमानदारी से लाइक कर दो, दिल गदगद हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, डाल्टन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इथबगनच। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, ऑप्शन इसका भी राइट होगा। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, यह आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के रदरफोर्ड और परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। वायु दाब मापने का उपकरण है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। वायु दाब मापने का उपकरण आपको बताना है, तो वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या है गुरुदेव? बैरोमीटर है। क्लियर है? ताप मापने वाला थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, अपेक्षित आर्द्रता मापने वाला यंत्र। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, टार्ट्रिक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसे आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम। कौन सी गैस उत्कृष्ट नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? कैवेंडिश, प्रिस्टले, रदरफोर्ड, डाल्टन। हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसे आवारा तत्व, लोफर तत्व भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो कैवेंडिश ने की 1766 में, यह आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने की, यह भी ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, इनमें से कोई नहीं। फटाफट छाप दीजिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में तूफान आ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। और जिसने लाइक नहीं किया है बिल्कुल ईमानदारी से लाइक ठोक दीजिए भाई। चलो, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे आपका अब मैथ रीजनिंग का टेस्ट होगा, लेकिन एक बार हम फिर आपको आगाह कर देते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और
बच्चे एग्जाम के अंदर बिल्कुल हजारों लाखों नौजवान एग्जाम में बैठेंगे तो तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। यह हम आपको बार बार बता रहे हैं। आज ही के दिन आर्मी स्टडी योद्धा टीम ने आर्मी एग्जाम टॉपर्स का आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज ऐप में बैच स्टार्ट किया है। सभी का एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल पूरा लाइव आपका बैच है। फीस आपकी ये रहेगी, अभी ऑफर चल रहा है, बाद में 20 तारीख बाद बढ़ जाएगी। 0 से क्लास स्टार्ट, लेटेस्ट पैटर्न तक, एग्जाम तक, रोजाना ब्रह्मास्त्र टेस्ट पेपर, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर, एग्जाम के पास ब्रह्मास्त्र पर्सन मैराथन क्लासें 10 अप्रैल से पहले संपूर्ण कोर्स आपका हो जाएगा। ऑल ट्रेड के बैचेज है वो एप्लीकेशन में स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट जुड़िए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। यहां से आपको एप्लीकेशन से अपना कोर्स बाई करना है। बाई कोर्स से जैसे ही आपका पेमेंट कटेगा, माई कोर्स में कोर्स सेव हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर है वो आप सभी को पता ही है, ठीक है। चलो आगे अब एमएस गुरु से निवेदन रहेगा कि वो बिल्कुल क्लास का आगाज करे और हमारे इन देश के भावी फौजियों को उनके मुकाम तक पहुंचाइए। आगे बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए जी जान, जोश, जुनून, जज्बे के साथ हो जाइए तैयार। अब की बार फौजी बनना है, क्लियर है? अरे फौजी बनोगे? बिल्कुल बनेंगे गुरुदेव। अब की बार माता पिता का सर फकर से ऊंचा करेंगे। चलिए एमएस गुरु से निवेदन रहेगा, क्लास का आगाज करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता, तो सपना फौज का ना होता। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे शेरों सैनियों? सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा फौजी बन के आएगा, 100% बन के आएगा। बस चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है, फिर आपका बेटा फौजी बन जाएगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष हमें क्या रखना है, जारी रखना है, और अब की बार हमें फौजी बनना है। चलो टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और टेस्ट में आपके सामने आया है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपका यह है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना जो 17 से बड़ा नहीं है। 17 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 17 तक जो अभाज्य संख्या है ना, उनका योग बताना है। तो सर कौन कौन सी होती है जरा देखिए। बोलोगे सर 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, और कितना होता है? 17 होता है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी 13 होता है, और कितना होता है? 17 होता है। इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे 13 और 17 कितना हो गया? 30, 30 और 40 41, 41 और 7 48, 48 और 10 कितना हो गया? 58। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ये पूछा है कि अभाज्य संख्या 17 तक अभाज्य संख्या, उनका योग बताना, मतलब 17 से ऊपर नहीं लेना है, 17 तक लेना है। तो आंसर कितना हो जाएगा गुरुदेव? 58 आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप यदि पूरा नहीं जोड़ो तो इकाई का अंक भी चेक कर सकते हो। 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 1 18, और इकाई का अंक भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है कि 1000 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैंने कहा था ना आपको 30 तक अच्छे से याद होने चाहिए, ज्यादा याद हो तो ज्यादा भी याद कर लीजिए। तो सर एक काम करते हैं, अपन सबसे छोटा नंबर इसमें 10 जोड़ के देखते हैं। तो 10 जोड़ेंगे तो 1010 आएगा। क्या 1010 पूर्ण वर्ग है? नहीं होता। 1010 1010 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। बोलोगे अच्छा अच्छा। अब आप बोलोगे कि सर 1000 में 18 जोड़ो, तो आप बोलोगे 1000 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1018 हो गया। 1018 हो गया। तो बोलोगे सर ये पूर्ण वर्ग है? ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। छोटी से छोटी ढूंढना है, इसलिए छोटी अपन छोटी से स्टार्ट किया है। अब बोलोगे कि सर 1000 के अंदर आप 24 जोड़ो, तो 1024, और आज ये प्रश्न आया भी था 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है, 32 का। अर्थात अब आगे चलना ही नहीं है, क्यों? अगला तो इससे बड़ा नंबर है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24। 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। ये जोड़ से रिलेटेड है, जोड़ से रिलेटेड। आज मैंने ऐप के अंदर गुणा वाला और भाग वाला
करवाया था, नेक्स्ट क्लास में हम जोड़ वाला भी करेंगे, नो टेंशन लीजिए, ठीक है। बोलोगे हाँ जी, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसका क्या करना हमें, इसका हमें क्या करना है गुरुदेव, इसका हमें पॉइंट हटाना है। तो मैंने कहा था जिसके ऊपर भार होता है उसका 9 लगाया जाता है। तो भार कितनी संख्याओं पे है, भार 3 संख्याओं पे है। भार कितनी संख्याओं पे है, भार 3 संख्याओं पे है, इसलिए 3 9 लगाया जाएगा। कितना 9 लगाया जाएगा, 3 9 लगाया जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सर इसका जोड़ करके बताओ, इसका जोड़ करके बताओ। भाई अभी बता देंगे, टेंशन ना करो, जोड़ करके तो हम बता देंगे, ठीक है जी। तो पहले लिख लो, देखो 3.1469 बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे 16.837 बोलोगे हाँ जी। अब इसके बाद में 15, लेकिन पॉइंट के बाद 15 पॉइंट में नहीं है, 15 किस में नहीं है, पॉइंट में नहीं, तो पॉइंट से पहले लिखा जाएगा 9 का। बोलोगे कि सर यहां से अपन चेक करेंगे, तो यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा। 6 7 कितना हो गया, 13, तो कितना आ गया सर, 1 आ गया। 4 3 7 रे कितना हो गया, 8, 8 रे कितना हो गया, 9, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। 6 3 9 और 5 कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 34, 34.98 39, 98 39, 34 पॉइंट कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है आपका, सॉरी पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है। इसमें आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। आगे चले जी गुरुजी, आगे चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। 440 में क्या जोड़े, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। 440 में क्या जोड़े ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 440 में क्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सर 440 है, 440 में क्या सबसे छोटा नंबर, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे एक सबसे छोटा कौन है, एक जोड़कर चेक करते हैं। तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 441। अरे सर ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 440 में एक जोड़ते ही 441 आएगा, जो क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर बन जाएगा, किसका, 21 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। बोलोगे हाँ जी, ये 5 क्रमागत संख्या है। कितनी संख्या है सर, 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है जी। इनका औसत 61 है। तो इधर से नंबर छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, कितना हो गया सर, 61। बोलोगे हाँ जी। 61 से अगला नंबर 62, 62 से अगला नंबर 63, 61 से छोटा नंबर, 61 से छोटा नंबर 60, और इससे छोटा नंबर 59। बोलोगे हाँ जी 59। क्या करना, अंतिम 3 क्रमागत संख्या लेना। कौन सी लेनी है, अंतिम 3। तो अंतिम 3 ये है, अंतिम 3 है 61, 62 और 63। तो अंतिम 3 संख्या ये है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताना है। तो सर आप कैसे करेंगे, आप बोलोगे इधर से एक छोड़ देंगे, इधर से एक छोड़ देंगे, तो ये बीच में बच जाएगा 62। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। बोलोगे हाँ जी। औसत में ऐसा कंसेप्ट आपको मैंने बताया होगा। 40 लीटर तेल में 40 लीटर तेल का एक कोई बर्तन है, उसमें रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया। भाई हमारे पास कितना लीटर तेल था, 400 लीटर तेल था। 400 लीटर तेल था, उसमें 8% क्या है, नुकसान। 8% का क्या हो गया गुरुदेव, 8% का नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब माइनस। तो आप बोलोगे माइनस किस में से करते हैं, परसेंटेज होता है 100%। तो 100% में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि नुकसान हो गया। तो 100 में से माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा, 92/100, 92/100। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 9 चौक 36, तो 368 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ये बढ़िया प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है कि यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पे बताना है। रियल में लाभ क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, रियल में किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। लेकिन ये किस पे दिया हुआ है? ये बिक्री मूल्य पे दिया हुआ है। जब बिक्री मूल्य पे दिया हुआ है ना, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं गुरुदेव? विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं भाई। ये लो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है गुरुदेव? विक्रय मूल्य 100 है। अब बोलोगे कि सर यहां पे लाभ कितना है? बोलोगे सर लाभ यहां पे 20 है, लाभ यहां पे 20 है। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो भाई क्रय मूल्य कितना आएगा? 80 आएगा। क्रय मूल्य कितना आएगा? 80। लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो विक्रय लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कम रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब लाभ बिक्री मूल्य पे हो तो विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं, ये विशेष कर ध्यान रखना है। अब क्रय मूल्य पे निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 20 का। किस पे? क्रय मूल्य पे। किस पे? क्रय मूल्य पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब बोलोगे सर 20 एकम 20, 20 चौक 80। अब 100 में 4 का भाग दो, 100 में 4 का भाग दोगे 25% आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 25%। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जिनका नहीं पढ़ा हुआ उन आगे हम पढ़ा देंगे, नो टेंशन लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप बोलोगे 45 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए, तो उन्हें शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब 45 आदमी है ना, ये 45 आदमी, ये 45 का आदमी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। तो टोटल कार्य निकाल लो। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, टोटल कार्य निकाल लेते हैं कि 45 आदमी 16 दिन में करते हैं। 45 आदमी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। गुणा करवा दो और कार्य निकाल लो। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो कितना हो गया? 72 हो गया। कितना हो गया गुरुदेव? 72 हो गया। तो इसलिए हम कह देंगे कि कितना होगा? 720। टोटल कार्य आपका 720 है। टोटल कार्य कितना है? 720। 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हो गया गुरुदेव? 16 पंजे 80 हो गया। और 16 चौक 64, 64 रात कितना हो गया? 72। अब ये 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। कौन? ये 45 आदमी। ये 45 आदमी सिर्फ 4 दिन काम करते हैं। तो 4 दिन कितने लोग काम करते हैं? 45 आदमी काम करते हैं। तो 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 कार्य ये कर देते हैं। 180 कार्य क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं। बोलोगे हाँ जी, 180 कार्य कर देते हैं। बोलोगे हाँ जी। अब कार्य कितना बच गया? अब माइनस कर दो। कार्य कितना बच गया? माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया, कितना बच गया? 4, और 7 में से 1 6, 5, 540 कार्य आएगा। कितना आएगा? 540। अब क्या बोला? 36 आदमी और आ जाते हैं। आदमी थे कितने? 45 आदमी थे, 45। तो 45 में से 36 आदमी और आ गए, 36 आदमी और आ गए। तो सर ये कितना हो गया? सर 81 हो गया। कितना हो गया? 81 आदमी हो गए। तो इसको कितने लोग करेंगे? इसको 81 आदमी करेंगे। कितने करेंगे? 81। कैंसिल कर दो। 9 नाम 81, 9 छिगे 54, 3 तिया 9, 3 दुआ। बोलोगे कि सर यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या? 9 छिगे 54, 60 आ गया। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कितना आ गया गुरुदेव? 60 आ गया। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बात करेंगे, अब भाग देंगे, तो बोलोगे कि सर भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 से काटेंगे तो 3 दुआ 6, 20 आ जाएगा। और 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। अब और कितने दिन लगेंगे? तो अब गुरुदेव 6 दिन और लगेंगे। 540 में किसका भाग दे दो? 81, 9 नाम 81, 9 छिग 54, तो 60/9 आ गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दुआ 6, 20/3 आ जाएगा। 6 से 2/3 आपका परफेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी। अगला प्रश्न देखो, 40 नंबर।
यदि कोई धनराशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का दर कितना होगा? ध्यान से सुनिए, मतलब कोई धन था 100 रुपए का धन था। कितने रुपए का धन था गुरुदेव? 100 रुपए का धन था। अब 100 रुपए के धन से वो कितना गुना हो गया सर? 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना। 3 गुना मतलब कितना हो गया? 300 हो गया। 3 गुना मतलब कितना हो गया? 300। अब आप बोलोगे रेट बतानी है तो ब्याज कितना हुआ गुरुदेव? ब्याज 200 हो गया। 200 ब्याज कितना हो गया? 200। टाइम कितना है? टाइम 20 वर्ष है, तो टाइम 20 वर्ष है तो 20 का भाग दे दो। टाइम का भाग दोगे रेट आएगा। टाइम का भाग दोगे क्या आएगा सर? रेट आएगा। और कितना परसेंट रेट आएगा सर? 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। अब यहां से देखिए प्रश्न में क्या बोला, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 12 5 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो ध्यान में रखिए, ये बोला है कि इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसका क्षेत्रफल है ना इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या तो कितनी है? 5। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12। तो 888 याद करो। 5 12 888 5 12 13। तो बोलोगे गुरुदेव इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 13। तो बोलोगे 5 12 13। 5 12 13। तो सर 888 काम कर जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 13। आंसर कितना हो जाएगा? 13। 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 888 में क्या हो जाएगा? 13। बोलोगे हाँ जी सर हमारे 888 नहीं पढ़े हुए, तो जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 888। बोलोगे हाँ जी। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या जो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निरूपित करती है? मतलब ऐसा नंबर बताओ, इनमें से ऐसा नंबर बताओ, इनमें से ऐसा नंबर बताओ जो क्षेत्रफल और आयतन को निरूपित करता है। एक ही ऐसा नंबर है, इनमें से एक ही ऐसा नंबर है, इनमें से एक ही ऐसा नंबर है जो आयतन भी है और क्षेत्रफल भी है। आयतन भी है और क्षेत्रफल भी है। इसका मतलब आयतन और क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसका मतलब आयतन और क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो बोलोगे कि सर आयतन बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलोगे कि सर आयतन तो क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन तो क्या होता है? भुजा क्यूब। और इधर क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बोलोगे हाँ जी गुरुजी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये इससे कट जाएगा। बोलोगे हाँ जी भुजा 2 बार है, भुजा 3 बार है, भुजा 2 बार है, भुजा 3 बार है, तो 2 बार की भुजा कट जाएगी और कितना बचेगा? भुजा बराबर 6। भुजा बराबर कितना बच जाएगा सर? भुजा बराबर 6 बच जाएगा। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। अब हमें या तो क्षेत्रफल निकाल लो या आयतन निकाल लो। सर हम क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल आयतन निकाल लेते हैं गुरुदेव। आयतन तो आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है? आयतन भुजा क्यूब। तो 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ध्यान रखना 216 एक ऐसा नंबर है, 216 एक ऐसा नंबर है जो जिसमें क्या होता है? क्षेत्रफल और आयतन सेम ही होता है। मतलब 216 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है? घन का क्षेत्रफल भी होता है और घन का आयतन भी होता है। घन का क्षेत्रफल भी होता है और घन का आयतन भी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बोला कि एक पिता और एक बेटा है, ये आयु से रिलेटेड पर्सन है। एक तो पिता है, एक तो पुत्र है और एक क्या है सर? पिता है, पिता। तो बोला क्या? बोला यहां पे ये कि पिता 4 गुना है, पुत्र का 4 गुना है। पुत्र का कितना है? 4 गुना। तो पुत्र को 1 मानेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर दोबारा कितना? 9 गुना। मतलब पुत्र 1 साल का होगा ना तो पिता इसका 9 गुना मतलब 9 का हो जाएगा। और कितना दे रखा है सर? 5 दे रखा है। 5। बोलोगे हाँ जी। अब यहां से बात करेंगे तो बोलोगे कि सर ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। 9 एकम 9, 4 एकम 4। तो बोलोगे सर कितना हो गया? 5 हो गया। 5। अब आप बोलोगे कि सर अंतर लेना है, पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता है, नहीं पढ़ा हुआ तो आयु के टॉपिक में पढ़ा देंगे। 5 एकम 5, 9 पंजे 45। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 40 का। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो पिता की चाहिए इसलिए पिता से गुणा करवा दो। 8 चौक 32। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, हो जाएगा। कौन सा? सी। अब देखिए एक त्रिकोणमिति का प्रश्न भी आया है। देखो आप बोलोगे कि सर ये 50 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, तो एक काम करते हैं गुरुदेव, इस 40 को चेंज कर लेते हैं। तो कोट किस में चेंज होता है? कोट 10 में चेंज होता है। कैसे? 90 में से घटाकर। तो मैं इसको कोट को किस में चेंज कर देता हूं? 10 में चेंज कर देता हूं। किस में चेंज कर देता हूं? 10 में। और 90 में से घटा लो तो 90 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा सर? 50 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 50। अब देखो ये क्या बन गया? सेक 50 बोलोगे, हाँ जी। आप बोलोगे कि सर प्लस कोट 10 50, ये भी क्या है? 10 50 है, बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करेंगे अपन तो ये सेक 50 आ जाएगा माइनस ये 10 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्व समीका लग रही है, कौन सी? ये देखो आप बोलोगे कि सर इसको ए मान लो, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ये एक बार प्लस में है और एक बार क्या है? माइनस में। एक बार प्लस में है और एक बार किस में है? माइनस में है। तो बोलोगे कि सर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 50 डिग्री। तो सर ये तो सर्व समीका बन गई, याद हो तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो बोलोगे सर आंसर क्या आएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए 18 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब 18 आदमी है ना, 18 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। MDHW लगाना, MDHW। 18 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो आपको ये 6 दिन में करना है, तो कितने आदमी चाहिए? 6 दिन में करना है। कितने दिन में करना है गुरुदेव? 6 दिन में करना है ये काम। मतलब 18 आदमी 12 दिन में करते हैं, लेकिन ये काम कितने दिन में करना है? 6 दिन में करना है। कितने आदमी चाहिए? तो बोलोगे सर 6 दूनी 12। तो बोलोगे सर कितने हो गए? 36 हो गए। 36। कितने आदमी आए? 36। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है जी। और आवश्यकता हो, कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछ रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 18 आदमी 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। 6 दिनों में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे पूछा कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, और आवश्यकता होगी, अतिरिक्त व्यक्ति पूछा है। ऑप्शन इज मिस्टेक। तो बोलोगे हाँ जी। तो 18 आदमी तो मेरे पास पहले थे, 18 आदमी तो मेरे पास पहले थे, अब आदमी हो गए 36। मेरे पास आदमी कितने थे? आदमी थे 18, आदमी कितने थे? 18, अब कितने हो गए? 36। तो कितने अतिरिक्त आदमी हो गए सर? 18 और अतिरिक्त हो गए। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा 18 आदमी। कितना आंसर आएगा सर? 18 आदमी आएगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। MDHW लगाया 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, 6 इंटू M, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36। ये पूछ रहा, यदि ये पूछता ना कुल कितने व्यक्ति है, कुल कितने व्यक्ति है, तो हम आंसर दे देते 36। लेकिन ये पूछा कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी, कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, तो 18 आदमी तो है और फिलहाल मेरे पास 36 हो गए। तो कितने ज्यादा? 18 आदमी ही ज्यादा हो गए, माइनस कर देंगे, 18 आंसर आएगा। बोलोगे आज। अब बोला गया कि ये हाल ही में सर ने पढ़ाया है कि सेट का कूट है, ये है। बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे सर ये सेट है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से इसको लिखा जाता है U, Z और V। अब बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो ये 19 है, ये 5 है और ये 20 है, और ये 21 है, ये 7 है और ये 22 है। तो सर कितना जोड़ा? 2 जोड़ा है। कितना जोड़ा है गुरुदेव? 2 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 2। तो सब में 2-2 जोड़ा, तो हम भी 2-2 जोड़ देंगे। तो सर ये 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर है, 18 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 11 नंबर। तो 2 जोड़ेंगे तो बोलोगे कि सर 2 जोड़ते ये 4 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना काफी है, इतना तो काफी है, बाकी देख लेंगे, ऑप्शन में जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो 4 नंबर पे डी होता है, 20 नंबर पे टी होता है, डी के ओहो 2-2 ऑप्शन आ गए, 2-2 ऑप्शन। तो फिर आगे और करना पड़ेगा। तो फिर 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 जोड़ेंगे 5, 2 जोड़ेंगे 13। तो ये ई है और ये कितना है? एम है। तो डी
टी के ई एम आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे शेरों? सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। तो सी आपका परफेक्ट आंसर है, सही है। ठीक है जी, आगे देखिए, बोला 1 महीने की 3 तारीख को, 1 महीने की 3 तारीख को तीसरा दिन, 1 महीने की तीसरा दिन, तीसरा मतलब 3 तारीख को मंगलवार है भाई। 3 तारीख को क्या है? 3 तारीख को मंगलवार है। 3 तारीख को क्या है गुरुदेव? 3 तारीख को मंगलवार है। ठीक है जी। अब बोला 27वें दिन से पहले चौथे दिन, मतलब ये बोल रखा है कि 27वां दिन बताना है। 27वें दिन से कौन सा चौथा दिन पहले बताना है, मतलब टोटल कितने? 27वां दिन है, और 27वें दिन से 4 दिन पहले का बताना है। 4 दिन पहले का, 4 दिन पहले का मतलब 23 का बताना है। किसका बताना है गुरुदेव? 23 का बताना। 3 का दे रखा है और 23 का बताना है। 3 का दे रखा है और किसका बताना? 23 का। मतलब 27 दिन से 4 दिन पहले का बताना है। 27 से 4 दिन पहले का बताना है, तो 27 में से 4 निकाल दीजिए, 23 का बताना है। बोलोगे हाँ जी। तो सर ये कितने दिन हो गए? सर ये 20 दिन हो गए। तो 20 में 7 का भाग दे दो, 20 में 7 का भाग दे दो, 3 से 23 माइनस कर दो 20। तो बोलोगे सर कितना शेषफल देखना होता है यहाँ पे। शेषफल कितना आएगा? 6। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6। तो मंगलवार में आप 6 जोड़ दो, तो मंगलवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? सोमवार आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सर? सोमवार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। अगर हरे को सफेद, सफेद को पीला, पीला को ये कहा जाए तो बताना दूध का रंग क्या होगा। तो भाई दूध का रंग कौन सा होता है? सबको पता है, दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग क्या होता है भाई? दूध का रंग सबको पता है, सफेद होता है। दूध का रंग सबको पता है, सफेद होता है। तो सफेद को इसने क्या कह दिया? सफेद को इसने पीला कह दिया। सफेद को क्या कह दिया इसने? पीला। तो सफेद को पीला कह दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करना है, श्रृंखला को पूरी करना है, कर देंगे सर, क्या तकलीफ है। देखो आप बोलोगे ए बी सी डी, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा गुरुदेव? यहां पे आएगा ई, फिर बी सी डी ई एफ, तो यहां पे आएगा एफ, तो आएगा ई एफ। ई एफ तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। ये बहुत बार समझाया है मैंने, आप खुद से करोगे ये HW, आप खुद से करोगे, बहुत बार समझा चुका हूं ये प्रश्न, ये आपको खुद को करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की 12 में हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा फौजी बन।